हेलो व्यूवर्स। मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे और ये फ्री कोर्स स्पेशली माइनिंग सरदार और ओवरमैन के एग्जाम्स में आने वाले कंसेप्ट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में है। तो हम लोग पिछले क्लास में माइन मशीनरी का फर्स्ट वीडियो देखे थे, जिसमें आधा पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, वाइंडिंग सिस्टम का सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अब इसमें हम लोग बाकी का चीज़ देखने जा रहे हैं, जिसमें टाइप्स देखेंगे, थोड़ा मोड़ा आपका जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, और मेनली हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने रिसर्च किया, आप लोगों के कमेंट्स को एनालाइज किया और उसके बाद फिर ये आउटकम आया कि आप लोगों को क्वेश्चंस भी देना चाहिए हम लोगों को। तो आज इस वीडियो में हम लोग वो सब कर रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाइंडिंग सिस्टम जो है दो तरीके का हो सकता है, ड्रम वाइंडर एंड फ्रिक्शन वाइंडर। अंतर क्या है? ड्रम वाइंडर में हम लोग ड्रम यूज करते हैं, ठीक है, रोप को लपेटने के लिए या फिर अनवाइंड करने के लिए। और फ्रिक्शन वाइंडर में हम लोग फ्रिक्शन पुली यूज करते हैं। एक पुली रहता है, ठीक है, जिसमें आपके फ्रिक्शन पैडिंग्स रहते हैं, ठीक है। यही फ्रिक्शन पैडिंग्स की मदद से हम लोग पावर ट्रांसमिशन उसमें करते हैं हमारे रोप में, और पूरा सिस्टम काम करता है। तो आइए चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू, सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछेगा। तो ये है ड्रम वाइंडर आपका, ये इसको बोलते हैं ड्रम। ये हो गया आपका वाइंडिंग रोप, ठीक है। ये आप जानते ही हेड गियर पुली। उसके बाद आपका ये पूरा सस्पेंशन गियर का पार्ट हो गया। एंड यहाँ पर बुल चेन, ब्रिडल चेन, जो भी बोलिए, इससे केज लटका है। अब होता क्या है? होता यह है कि जब ये वाइंड ड्रम घूमेगा तो अनवाइंड करेगा। अनवाइंड करने में क्या होगा कि एक पार्ट ऊपर आएगा। जैसे दो केज अगर यूज कर रहे हैं तो एक केज ऊपर जाएगा तो एक केज नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर वाइंड कर रहे हैं तो दूसरा वाला केज ऊपर जाएगा तो ऑपोजिट वाला नीचे आएगा। ऐसा अरेंजमेंट रहता है ड्रम वाइंडर में, ठीक है। अब फ्रिक्शन वाइंडर देख लेते हैं। फ्रिक्शन वाइंडर दो तरीके के हो सकते हैं, एक ग्राउंड माउंटेड, एक आपका टावर माउंटेड। तो यहाँ पर जो है पहला नंबर में वो है टावर माउंटेड, और दूसरा हो गया आपका ग्राउंड माउंटेड, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो पूछ सकता है आपको, वो ये है कि ये पर्टिकुलर पुली के बारे में, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसको बोलते हैं आपका ड्राइविंग पुली, ड्राइविंग पुली। और ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन पुली, ठीक है। डिफ्लेक्शन पुली पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। टावर माउंटेड में डिफ्लेक्शन पुली हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जैसे अगर ये आपका पुली है, तो इससे रस्सा इतना निकल रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट या एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? इतना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम डिफ्लेक्शन पुली लगा रहे हैं, तो यही एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट चाहे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाएंगे, उतना एफिशिएंट आपका पावर ट्रांसमिशन होगा। तो जितना अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा, उतना स्मूथ आपका क्या करेगा? वाइंडिंग सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि डिफ्लेक्शन पुली का काम क्या है? सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट या एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देना आपके रोप का हेड गियर पुली के ऊपर, ताकि पावर ट्रांसमिशन अच्छा हो सके। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका टावर माउंटेड में हम लोग यूज करते हैं। नीचे वाला जो रोप है, इसको बैलेंसिंग रोप बोलते हैं, या फिर टेल रोप भी बोलते हैं। क्यों? इसका काम है लोड बैलेंस करना, ठीक है ना। इसका काम है लोड बैलेंस करना, आपके दोनों तरफ, किसी भी रोप के दोनों तरफ आपका ये लोड बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये था आपके टावर माउंटेड के बारे में लेआउट और एक बेसिक। और यहाँ पर ग्राउंड माउंटेड में, ग्राउंड में तुम्हारा फ्रिक्शन पुली रहेगा। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं कि दो पुली लगे हुए हैं, ड्राइविंग पुली बोलो, हेड गियर पुली बोलो। उसके बाद यहाँ केज है, और उसके बाद वाइंडिंग रोप से दोनों लटके हुए हैं, और फाइनली आपका बैलेंसिंग रोप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते होंगे कि ये एक तरह से एंडलेस रोप चल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे आपका फ्रिक्शन वाइंडर काम करता है। थ्योरी नहीं पूछेगा। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, वो डिफ्लेक्शन पुली के बारे में था, कि क्या काम है उसका। वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देगा, जिससे आपका क्या होगा? पावर ट्रांसमिशन बढ़िया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिली कंट्रोलर, जो आपके बहुत आप लोगों का रुचि रहता है इसको समझने में। तो आप लोग एक रेगुलेशन में पढ़े होंगे कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस होता है वाइंडिंग सिस्टम में, ठीक है। तो लिली कंट्रोलर उसके एक पार्ट है। इसी के मदद से आपका ओवर स्पीडिंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो लिली कंट्रोलर में अब समझने के लिए सबसे पहला समझते हैं वार्ड लियोनार्ड सर्किट। वार्ड लियोनार्ड सर्किट का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का सर्किट है जिसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं। स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं? कि जैसे आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब वोल्टेज का वेरिएशन होगा,
वोल्टेज को रेगुलेट करने से हम लोग स्पीड रेगुलेट करते हैं। तो आप ये चीज समझ लीजिए, वॉर्ड लियोनार्ड सर्किट में क्या करते हैं हम लोग कि वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, और वोल्टेज रेगुलेशन से आपका वाइंडिंग का स्पीड को रेगुलेट करते हैं, और इसी प्रकार आपका लिली कंट्रोलर काम करता है। और मेनली जो क्वेश्चन पूछता है लिली कंट्रोलर से रिलेटेड कि ये किस में होता है, कौन सा टाइप का वाइंडर में होता है, तो लिली कंट्रोलर आपको जब भी आंसर देना है वो है आपका ड्रम वाइंडर। ठीक है, ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आई होप समझ में आ गया हो कि वॉर्ड लियोनार्ड सर्किट एक पार्ट है लिली कंट्रोलर का, और लिली कंट्रोलर आपका ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का। ठीक है, वॉर्ड लियोनार्ड सर्किट में क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं और स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं केज के ऊपर, जो लास्ट दिन ये फिटिंग्स में आई थिंक रह गया था। तो देखिए ये केज है, इसमें जो हमको बताना था वो है मेन चीज आपका कि जैसे ये मान लीजिए आपका केज है। ठीक है, इसमें लगे रहते हैं रेल्स साइड में। ठीक है, कि आदमी खड़ा हो सके, और उसके बाद फिर आपका हैंड रेल ऊपर में पकड़ के खड़ा रहने के लिए। ठीक है, इसमें रेल्स लगे रहते हैं। रेल्स क्यों लगे रहते हैं कि जब आदमी नहीं जाएगा तो मटेरियल वाइंडिंग भी कर सकते हैं, टब्स को ठेल के इसमें डालेंगे। यहाँ पर क्या लगे रहेगा, बैक कैच। बैक कैच का काम क्या है कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा। मान लीजिए टब ठेल के आप अंदर कर दिए तो फिर टब बाहर ना आ जाए चलती रोक चलती वाइंडिंग में, इसीलिए हम लोग बैक कैच लगा देते हैं एक सेफ्टी डिवाइस की तरह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फेंसिंग के या फिर गेट के। फेंसिंग हो गया कोलैप्सिबल फेंस। ठीक है, या फिर कोलैप्सिबल गेट आप बोलिए इसको मोर अप्रोप्रिएटली। तो इसको ये क्या होता है कि जब आदमी घुसता है तो सारा कोलैप्सिबल आपका गेट ऊपर रहता है, जब आदमी चला जाता है तो इसको हम लोग गिरा देते हैं। तो अब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, तो हाँ स्पेसिफिकेशन होता है। आपका जो बॉटम फ्लोर है उससे 15 सेंटीमीटर सबसे पहला जो लिंक उसमें होगा, उसका बीच का दूरी 15 सेंटीमीटर, और जितने बाकी हैं फिर वो सारे 25 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद ऊपर एक प्रोटेक्टिव रूफिंग भी दिया रहता है, और आपका कभी ये थोड़ा सा ओपनिंग भी छोड़ देते हैं हम लोग कि इसको ओपन कर सके, जैसे मान लीजिए प्रॉप वगैरह हमको ले जाना होगा तो उस केस में हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके साइड्स में वेजेस लगे रहते हैं, पिछले क्लास में ही डिस्कस किया था, ताकि यहाँ से गाइड रोप्स पास हो सके। ठीक है, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट चलते हैं एंगल ऑफ फ्लीट के ऊपर। एंगल ऑफ फ्लीट एक बहुत पॉपुलर टर्म है इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ ड्राइवर वाइंडर व्यूअर्स। ये बहुत पॉपुलर है आपका ड्रम वाइंडर में। ठीक है, तो एज पर लॉ हम लोग जानते हैं कि ड्रम वाइंडर में एंगल ऑफ फ्लीट कभी भी 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका अगर हम टॉप व्यू देखे हैं, अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हो गया हेड गियर पुली। ठीक है, ये इसका है वर्टिकल एक्सिस। अब इसके सामने ग्राउंड पे मान लीजिए आपका ड्रम रखा हुआ है, तो ये जब मैक्सिमम आएगा ऐसे, ठीक है, जब मैक्सिमम एंड पे रहेगा आपका क्या वाइंडिंग रोप, तो ये जो वर्टिकल प्लेन के साथ बनाएगा, पुली के वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाएगा थीटा, इसी एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लीट। ठीक है, एंगल ऑफ फ्लीट। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एंगल मेड बाय द रोप व्हेन इट इज ऑन द आइदर एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ड्रम एंड विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द पुली। ठीक है, आइदर एक्सट्रीम एंड्स, इधर में भी मान लीजिए अगर रोप आपका इधर चल रहा है तो ये एक्सट्रीम एंड हो गया ड्रम का, और ये वर्टिकल हो गया आपका पुली का। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा बीच में, ये थीटा एंगल जो बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लीट, और ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 डिग्री से ज्यादा होगा तो वेयर एंड टीयर के चांसेस हैं, रस्सा आपका जो है ग्रुप से ही निकल जाएगा, पुली से ही निकल के बाहर आ जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ठीक है ना, यही सारा कारण। नेक्स्ट अब हम लोग था कंसेप्ट के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फाइनली देखने जाएंगे कि क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एज पर रेगुलेशन जो मैक्सिमम चांस है इस पर्टिकुलर पार्ट से आपके क्वेश्चंस आने का, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि इसके अलावा आप लोग जरूर रेगुलेशंस को रीड करते रहिए। तो चलिए अब सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। So, notice of installation of a new winding systems to be given to Chief Inspector of Mines, Regional Inspector of Mines, या फिर चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर, या फिर दोनों को देंगे। तो अगर आप लोग रेगुलेशन पढ़े हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कि जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो 60 दिन पहले हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाइड होगा, उसमें हम लोग किनको किनको देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं और रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं। और कौन देगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, इसमें एंड नहीं है, याद रखिएगा, ये चीज बहुत फंसा देता है इसमें कभी कभी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सपोज द डायमीटर ऑफ हेड गियर पुली 100 सेंटीमीटर का है एंड द डायमीटर ऑफ वाइंडिंग रोप इन मिलीमीटर विल बी कितना। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए इसको एक न्यूमेरिकल के तरह से ही समझ लेते हैं
कि जैसे आप लोगों को पता है पुली का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ रोप। मान लीजिए रोप है, इसका अगर हम डायमीटर को छोटा डी बोल रहे हैं तो 100 इंटू छोटा डी हो जाएगा, स्मॉल डी। अब ये आपका 100 सेंटीमीटर दिया है और ये हो गया 100 डी, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब आपको आंसर किस में पूछा है, एमएम में पूछा है, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका रोप का, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द एंगल ऑफ फ्लीट इज 2 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरिएशन हमने ट्राई किया क्वेश्चन में। कहने का मतलब है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा होने पे क्या दिक्कत होगा, तो 2 डिग्री इज हमेशा 1.5 डिग्री से ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ फ्लीट जब 2 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसका कहने का मतलब है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो इनमें से क्या सही है। रोप विल रब अगेंस्ट द हेडगियर पुली एंड वेयर एंड टियर विल ऑकर। तो सही है, हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि वेयर एंड टियर होता है। नेक्स्ट, रोप विल फॉल ऑफ द शीफ। सही बात है कि तुम्हारा रोप रस्सा से, मतलब आपका पुली से निकल के बाहर आ जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांस है। ड्रम वाइंडर विल हैव टू बी इंक्रीज्ड, नहीं। और उसके बाद सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है तुम्हारा ये। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रम शाफ्ट फिटिंग। ठीक है, ड्रम शाफ्ट मतलब ड्रम वाइंडर कहने का मतलब था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस है कैप्स, गाइड रोप्स, डॉग्स, प्रोटेक्टिव रूफिंग, सर्ज व्हील या क्लिफ्टन पुली। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पिट टॉप है। पिट टॉप या फिर कोई भी इनसाइड पे लैंडिंग कराने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं कैप्स। ठीक है, और ये आपका किस में होता है व्यूअर्स, फ्रिक्शन वाइंडर में होता है क्या, नहीं होता है। तो ड्रम वाइंडर में होता है, तो ये चीज आंसर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, गाइड रोप्स प्रोवाइड करते हैं क्या, लास्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे। गाइड रोप्स आपका सेफ मूवमेंट एंड यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए, ऑफ केज के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डॉग्स यूज करते हैं क्या, हाँ डॉग्स यूज करते हैं, लास्ट क्लास में ही बताए थे हम कि डिटैचिंग बेल प्लेट जहाँ पे यूज नहीं होगा वहां पे, मतलब सॉरी, डिटैचिंग बेल प्लेट जहाँ पे फेल हो जाएगा आपको ओवरहैंड से बचाने के लिए, तो उसमें एज अ सेफ्टी कंट्रीवेंस हम लोग क्या देते हैं भाई, सेफ्टी कैचेस देते हैं 0.3 से 1 मीटर के इंटरवल पे, और इसको डॉग्स भी बोलते हैं। तो ये भी आंसर इसमें नहीं होगा, मतलब ये भी एक पार्ट है आपका किसका, ड्रम वाइंडर का। प्रोटेक्टिव रूफिंग देते हैं क्या, तो सही बात है भाई कि केज में हम लोग जो है प्रोटेक्टिव रूफिंग देते ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब सर्ज व्हील और क्रिफ्टन पुली बचा, तो सारा ये हो गया एलिमिनेशन से बनाने का एक तरीका। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए आप लोगों को सिखा रहे थे कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन से भी आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्ज व्हील क्लिफ्टन पुली किस चीज में यूज करते हैं व्यूअर्स, तो ये एंडलेस रोप हॉलेज में यूज होता है। तो जिनको भी डायरेक्ट याद था वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा टाइम लेके फिगर बना के जब क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर हमको मिल जाता है उस टाइम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू मैक्सिमम स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर मिनट, 1.5 मीटर पर मिनट। तो इसका आंसर जो होगा 1.5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ केज विल बी डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेंगे कि आपके पर्टिकुलर केज में, वाइंडिंग के केज में कितने नंबर ऑफ आदमी आना जाना करेंगे। चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे, माइन के मैनेजर डिसाइड करेंगे, कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के कोई ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है माइन मैनेजर डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिटैचिंग हुक शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन द सिंकिंग शाफ्ट एक्सीड्स डैश मीटर डेप्थ। मान लीजिए आपका कोई शाफ्ट सिंक हो रहा है, अभी अभी सिंकिंग चल ही रहा है उसमें, तो डिटैचिंग हुक कितने मीटर, मान लीजिए शाफ्ट आपका x मीटर चला गया सरफेस से, डेप्थ उसका x मीटर चला गया, तो कितने मीटर जाने के बाद आपका जो है डिटैचिंग हुक देना है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, एज पर रेगुलेशन 45 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 45 मीटर। ठीक है, detaching bell plate shall be examined once in every 24 hours, 14 days, 7 days and 30 days। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि 30 डेज इसका आंसर होगा कि डिटैचिंग बेल प्लेट हम लोग जो है 30 दिन में हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, और किस चीज से करते हैं, कैलिपर के मदद से। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किस चीज के मदद से आप लोग करोगे इंस्पेक्शन, तो हम लोग एग्जामिनेशन किस चीज के करोगे, तो वो हो गया तुम्हारा कैलिपर से हम लोग करते हैं। समझ गया।
नेक्स्ट, बिफोर रिकैपिंग डैश मीटर ऑफ वाइंडिंग रोप इज टू बी कट। तो हम जब रोप कैपल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे तो आप लोगों को उसी टाइम बताए थे। अगर आप लोगों को वो चीज नहीं, मतलब इसमें आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, बहुत मदद हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कभी भी रिकैपिंग करते हैं तो किसी भी रोप को हम लोग सबसे पहले कट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो 2 मीटर इसका आंसर होगा कि कितने मीटर करते हैं, 2 मीटर करते हैं, ठीक है ना। वाइंडिंग रोप को 2 मीटर काटते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ फ्रिक्शन वाइंडर। फ्रिक्शन वाइंडर में क्या प्रेजेंट नहीं है? डिटैचिंग हुक, वाइंडिंग रोप, डेप्थ इंडिकेटर, ब्रेक, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ तो बहुत ही मतलब आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए कैसे, ऑप्शंस पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है, तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे आप। बिना ब्रेक का वाइंडिंग चलेगा क्या? कोई भी दुनिया में वाइंडिंग बिना ब्रेक का चल ही नहीं सकता, रोकोगे कैसे आप, ठीक है। जब वाइंडिंग रोप ही नहीं है तो वाइंडर किस काम का, ठीक है। तो वाइंडिंग रोप नहीं तो केज तो हवा में लटकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका वाइंडिंग रोप भी नहीं होगा। डेप्थ इंडिकेटर तो एकदम जरूरी है कि कितने मीटर डेप्थ पर गया है, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? डिटैचिंग हुक। अगर किसी को रेगुलेशन नहीं याद है तो वो भी इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता था, और जिसको रेगुलेशंस पड़े हुए हैं तो उसको तुरंत पता है कि डिटैचिंग हुक इसका आंसर होगा, कि फ्रिक्शन वाइंडर में डिटैचिंग हुक नहीं यूज करते हम लोग। नेक्स्ट, कैप्स आर यूज्ड वेयर, ठीक है। लास्ट क्लास में भी बताए थे, इस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इसका आंसर जो हो सकता है वो हो सकता है ड्रम वाइंडर, की ड्रम वाइंडर के केस में हम लोग कैप्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस टेस्टेड। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस को कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस अ वीक बाय रेजिंग ईच केज इन टर्न टू पास द लास्ट कंट्रोल पॉइंट अबव द टॉप मोस्ट लैंडिंग, ठीक है। मान लीजिए ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, नीचे का गैलरीज है ये सब। अब ये शाफ्ट है, यहाँ पे हेड गियर लगा है, मान लीजिए आपका लास्ट कंट्रोल पॉइंट ये है। तो आपको क्या करना होगा इसके हिसाब से कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस को टेस्ट करने के लिए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का काम क्या है? ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग, ये सबसे रोकना, ठीक है। तो आपका जो है इसको कैसे करेंगे हम लोग? ये कंट्रोल पॉइंट से हफ्ता में कम से कम एक बार पास करेंगे हम लोग रेजिंग केज को, जो नीचे से ऊपर आ रहा है केज, लास्ट कंट्रोल पॉइंट जो टिप टॉप पे होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। उसके ऊपर हम लोग लेके जाते हैं, तो उसमें काम कर रहा है कि नहीं, रोक देना चाहिए। अगर रोक दिया तो काम कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं रोका तो फिर भाई दिक्कत है। नेक्स्ट, at least once in 3 months by attempting to land the descending cage at excessive speed, जो मैक्सिमम स्पीड है से भी ज्यादा पर हम लोग जब डिसेंडिंग केज को नीचे भेजते हैं तो लैंडिंग जो बना हुआ है जहां पे आपका शाफ्ट लैंड करेगा, केज लैंड करेगा, वहां पर जाके वो लैंड कर रहा है कि नहीं, ये चीज कम से कम 3 महीना में एक बार टेस्ट करेंगे हम लोग। सो अगर ये चीज होता है तो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस काम कर रहा है कि नहीं ये हमको पता चलेगा। और दिया है ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए व्यूअर्स कि अगर रेगुलेशंस आप लोग पढ़े हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो सही है भाई कि रेगुलेशंस जो जो भी पढ़े हैं तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। ये थे थोड़े से बाकी के कंसेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट हमको लगा कि जो समझा देना चाहिए आप लोगों को, जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। जैसा कि हम लोग बताएं आपको कि हम लोग थियोरेटिकल चीज कवर नहीं कर रहे हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फटाफट आपको कैसे कंसेप्ट्स याद रहें ये सब लॉजिक्स हम लोग बताने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज से हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो यहीं पर सिर्फ खत्म नहीं होता है वाइंडिंग सिस्टम का क्वेश्चन, जब भी हम आगे भी जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें एक दो और क्वेश्चन हम लेते जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि हम लोग विथ पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों के पास बहुत सारा कलेक्शन होगा क्वेश्चंस का। तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो मेरिट प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी है तो जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि ये जो नंबर है हमारे टीम का, आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, वो आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये था आपके वाइंडिंग के ऊपर। और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूअर्स, थैंक यू।